Hello friends, welcome to all in my class. This is Archana Economica. Friends, लास्ट वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस तक डिस्कस किए थे, राइट? और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 20 क्वेश्चंस के बाद के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 20 क्वेश्चन हमारे हो गए। 20th क्वेश्चंस एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, आपके माइंड में आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए सी 20th क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। हमने विचार करना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय उत्पाद के परिणाम और उसकी संरचना में परिवर्तन व्यक्त होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच राष्ट्रीय आय के वितरण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उपभोग और निवेश के बीच व्यय के बंटवारे की रीति व्यक्त होती है। सीधा हम आंसर पे आते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक एक लाइन का ऑप्शन, चार ऑप्शंस रहेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ने में हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। ओके, सो देखो बेटा, इसमें आंसर हमारा राइट है डी। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों सही हैं। अब तीनों कैसे सही हैं, एक्सप्लेनेशन थोड़ा आप देख लो। ये देखो, व्याख्या। राष्ट्रीय आय लेखाओं का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि उनसे राष्ट्रीय उत्पाद के परिणाम और उसकी संरचना में परिवर्तन व्यक्त होते हैं। सेकंड क्या है? समाज के विभिन्न वर्गों के बीच राष्ट्रीय आय के वितरण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उपभोग और निवेश के बीच राष्ट्रीय व्यय के बंटवारे की रीति व्यक्त होती है। ऑलराइट, ये आपका हो गया 20th क्वेश्चन। आते हैं हम अपने 21st क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। देखो, निम्न प्रकारों के आय पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। व्यक्तिगत आय, निजी आय, प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय। बेटे नेशनल इनकम का जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन वैसे भी आपने अगर आप पीजीटी टीजीटी की तैयारी करो तो ग्रेजुएट एंड पीजी तो हुई ही, तो ये चीज़ें आप पहले ही पढ़ रखे हैं, ठीक है ना? तो आपके माइंड में तो मतलब थोड़ा भी स्टडी किया होगा तो स्ट्राइक कर जाएगा। एंड इसमें बेटा क्या बोल रहा है, अवरोही क्रम में। ओके, अवरोही क्रम में उनके परिणाम का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है? सीधे हम आंसर पे आते हैं बेटे। आंसर इसमें ए, यानी अवरोही क्रम, बढ़ते से घटते क्रम में। ओके, सबसे बड़ा क्या होता है हमारा? नेशनल इनकम होता है, राष्ट्रीय आय होता है। उसके बाद क्या होता है? निजी आय होता है, ठीक है ना? निजी आय के बाद हमारा व्यक्तिगत आय होता है और उसके बाद हमारा प्रयोज्य आय होता है। तो नंबर 1 पे राष्ट्रीय आय, निजी आय, व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य आय। निजी, राष्ट्रीय, निजी, व्यक्तिगत, प्रयोज्य। ये आप थोड़ा सा मतलब अपने माइंड में रख लेना। कोई ट्रिक बना लो, कुछ भी कर लो। रानी, व्यय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, निजी आय और प्रयोज्य आय। राष्ट्रीय, निजी, व्यक्तिगत एंड प्रयोज्य। ओके, हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लो। देखो बेटा, विभिन्न प्रकार की आय उनके परिणाम के आधार पर राष्ट्रीय, सबसे पहले राष्ट्रीय आय होते हैं, फिर निजी आय होते हैं, फिर व्यक्तिगत आय होते हैं, फिर प्रयोज्य आय होते हैं। राष्ट्रीय, निजी, व्यक्तिगत, प्रयोज्य, राष्ट्रीय, निजी, व्यक्तिगत, प्रयोज्य, राष्ट्रीय, निजी, व्यक्तिगत, प्रयोज्य, ठीक है ना? प्रयोज्य आय क्या होता है बेटा? सेकंड क्वेश्चन है आपका 22। इसमें बता रहा है प्रयोज्य आय के बारे में। थोड़ा सा देखिए। प्रयोज्य व्यक्तिगत आय है, प्रयोज्य व्यक्तिगत आय। ओके,
किसी तरह के कर अथवा सामाजिक सुरक्षा अंशदानों को घटाने से पूर्व समस्त मजदूरी, वेतन, कमीशन, बोनस और अन्य किस्मों के कर्मचारी उपार्जनों का योग, रॉयल्टी, किराए से निवल आय, व्यय से प्राप्त आय, निगम और साझेदारी अथवा स्वामित्व के लाभ। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय में सबसे पहले क्या होता है? किसी तरह के कर अथवा सामाजिक सुरक्षा के अंशदान को घटाने से पहले सभी मजदूरी, वेतन, कमीशन, बोनस, अन्य किस्मों के कर्मचारी उपार्जनों का योग, रॉयल्टी, किराए से निवल आय, ब्याज से प्राप्त आय, निगम और साझेदारी अथवा स्वामित्व के लाभ। प्रयोज्य आय और व्यक्तिगत कर का जोड़, प्रयोज्य आय और व्यक्तिगत कर का जोड़ अथवा सामाजिक सुरक्षा अंशदानों को घटाने के बाद परंतु व्यक्तिगत करों को घटाने से पूर्व चालू व्यक्तिगत आय प्राप्तियां। थर्ड क्या है बेटा? उपार्जनों के बजाय प्राप्तियों की अवधारणा, जिसका आकलन करों और सामाजिक सुरक्षा अंशदानों के बाद किया जाता है, उन प्राप्तियों को जोड़ना आवश्यक है जो चालू उत्पादक प्रयोजनों का भुगतान नहीं है, और उन सभी उपार्जनों को जो वर्तमान में प्राप्त नहीं किए जा सकते। ओके, ये 20 सेकेंड हो गया। 1 मिनट आपका हाँ 22 तक है, 23 आगे आएगा ना इसके बाद। तो तक हम 24 क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, किसी दी गई, बेटे थोड़ा सा ब्लर आ रहा है क्योंकि मैं इसको बड़ा करके दिखा रही हूँ, किसी भी कुछ इशू आ रहा है, बट मैं स्पीक कर रही हूँ ना, बोलती जा रही हूँ, तो आई होप मतलब समझ में आएगा। ऑलराइट। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय निश्चित अवधि बोला टाइम पीरियड होगी, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए राष्ट्रीय आय क्या होती है? इसमें ऑप्शन है, सीधे हम ऑप्शंस पे आते हैं बेटे। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी यानी उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नेशनल इनकम हमारा क्या होता है? नेशनल इनकम होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मौद्रिक मूल्य। ओके, अब यहाँ व्याख्या देख लीजिए। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। इसमें और एक बात और याद रखना, इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। वास्तव में कुल राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की माप है, अतः राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है। ऑलराइट। 25वां क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन देखें। सकल राष्ट्रीय बचत से अनुमान। सकल राष्ट्रीय बचत से अनुमान लगता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की उस मात्रा का जिसका उपभोग नहीं किया जा सकता। सेकंड क्या है? उपभोग से अधिशेष और आय और निवल के करों का जोड़। ये बोला सकल राष्ट्रीय बचत, नेशनल ग्रॉस नेशनल सेविंग। ओके, GNS। तो GNS सीधा आंसर पे आते हैं हम। उपभोग से अधिशेष मतलब हमारा जो इनकम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, या तो हम कंजम्पशन करते हैं या तो सेविंग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उपभोग से अधिशेष यानी कंजम्पशन हो चुका, उससे जो बचता है आय वो हमारा सेविंग में जाता है। उसके बाद निवल करों के जोड़ का योग होता है, अनुमान लगाता है। तो हमारा सकल राष्ट्रीय बचत क्या अनुमान लगाता है? उपभोग से अधिशेष आय और निवल करों के जोड़ का अनुमान लगाता है। व्याख्या देख लो, वही चीज़ बता रहा है। सकल राष्ट्रीय बचत से उपभोग से अधिशेष और अधिशेष आय और निवल करों के योग का अनुमान लगता है। ऑलराइट। 26 क्वेश्चन देखते हैं बेटे। 26 क्वेश्चन बता रहा है, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली के क्षेत्रों के निम्नलिखित समूहों में से किस एक में वर्गीकृत किया गया है? उद्यम, परिवार और परिसंपत्तियां और ऋण की स्थिति,
सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र, आय, उत्पाद और व्यय। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ए, उद्यम, परिवार और सरकार। क्या बोल रहा है? सामाजिक लेखांकन। सामाजिक लेखांकन क्षेत्रों में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को जो है किन समूहों में व्यक्त किया जा सकता है? तो परिवार, सरकार और उद्यम, इनमें व्यक्त किया जा सकता है। ओके, सो 26 क्वेश्चन हो गया हमारा। 27 पे आते हैं। पहले 20 बेटा ये देख लेते हैं हम थोड़ा सा। व्यक्तिक प्रयोज्य आय तो आप पढ़ ही चुके थे। प्रयोज्य आय इक्वल टू व्यक्तिक आय माइनस प्रत्यक्ष कर माइनस शुल्क एवं जुर्माना। ठीक है ना? ये फॉर्मूला थोड़ा माइंड में रख लेना, डायरेक्ट फार्मूला के रूप में भी दे देगा। प्रयोज्य व्यक्तिक आय इक्वल टू माइनस आय इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष आय, शुल्क एवं जुर्माना। ऑलराइट, अब ये देखो बेटा आपका निवेश। 26 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे हम, और हमने फोकस करना शुरू भी कर दिया है। देखो, कुल निवेश व्यय के ज्ञात होने पर बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने पर परिणाम होगा। सीधा आंसर पे आते हैं। परिणाम होगा आय में वृद्धि। मतलब बोल क्या रहा है? क्वेश्चन को समझो जरा। क्वेश्चन बोल रहा है कुल निवेश व्यय ज्ञात होने पर, निवेश व्यय, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ओके, ज्ञात होने पर, बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने पर, ओके, निवेश व्यय हमें कंफर्म है। बचत प्रवृत्ति अगर हमारी बढ़ती है तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम डेफिनेटली आय में वृद्धि होगी। ठीक है ना? कुल निवेश व्यय ज्ञात होने पर, बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने पर आय में वृद्धि होगी। बचत में वृद्धि हुई, निवेश ज्ञात है और बचत में वृद्धि हुई तो आय में वृद्धि होगी। ठीक है ना? अभी हम आपको 26 क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। देखो बेटा, ये आप 26 का देख चुके थे कि इसमें उद्यम, परिवार और सरकार जो है सामाजिक लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। इन समूहों को रखा जाता है। अब इसकी व्याख्या थोड़ा देख लीजिए। व्याख्या बहुत ज़रूरी होता है आपकी क्वेश्चन के आंसर को क्लियर करने के लिए। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को उद्यम, परिवार, सरकार क्षेत्र के समूह में वर्गीकृत किया जाता है। साधनों के प्रयोग, हाँ बेटा थोड़ा सा ब्लर है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ ना, थोड़ा सा इशू आ जाता है। पर अगर मैं छोटा करके दिखाऊंगी, जब आप ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है, लास्ट वीडियो में आपने नोटिस भी किया बहुत ज़्यादा छोटे छोटे आते हैं। आप अगर स्क्रीन का मतलब डायरेक्शन चेंज भी कर लेते हो, फिर भी मतलब हॉरिजेंटल करो चाहे वर्टिकल कोई भी करो, पर थोड़ा सा बहुत स्क्रीन पे छोटा आ रहा है तो मुश्किल हो रही है थोड़ी सी। और बाकी शॉर्ट करके आप करोगे वही आएगा। एंड मैं स्पीक करती जाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दिस। सो बेटा, परिवार एवं सरकार क्षेत्र समूह में, परिवार एवं सरकार क्षेत्र समूह में वर्गीकृत किया गया है। किसको? उद्यम, परिवार एवं सरकार। ओके, अब ये क्या बता रहा है? साधनों के प्रयोग के बदले प्रतिफल क्या होता है? देखो यहाँ ये साधन का प्रयोग के बदले प्रतिफल मिल रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ घरेलू क्षेत्र हमारा आ जाता है, दिस पॉइंट परिवार। घरेलू क्षेत्र के बाद हमारा आ जाता है ये इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? घरेलू क्षेत्र से हमारा दो चीज़ बचता है, एक घरेलू बचत का विनियोग, ओके, बचत का विनियोग I माइनस एस, बचत का विनियोग। दूसरा बचता है बेटा हमारा उपभोग पर व्यय। दो ही चीज़ हम करते हैं, या तो विनियोग करते हैं या तो व्यय करते हैं, और इन दोनों से जब होता है तो हमारा बचत होता है। ठीक है ना? तो घरेलू क्षेत्र में यह आ जाता है। एंड इसके बाद देखिए घरेलू क्षेत्र से उद्यम क्षेत्र पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट जाता है वो उद्यम क्षेत्र पे जाता है। ठीक है ना? उद्यम क्षेत्र से अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर सरकारी क्षेत्र में जाता है। उसी तरह से
जैसे उद्यम क्षेत्र से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर सरकारी क्षेत्र में गया है, उसी तरह से परिवार घरेलू क्षेत्र से भी प्रत्यक्ष कर जो है सरकारी क्षेत्र में जाता है। इसके अब ये जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर होते हैं, इन टैक्सेस का कलेक्शन करने के बाद, ध्यान से सुनना मेरी बात, इन टैक्सेस का कलेक्शन करने के बाद सरकार क्या करता है, सरकारी क्षेत्र क्या करता है, कल्याणकारी कार्य करता है। क्या करता है? कल्याणकारी कार्य करता है। ये देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड, रेलवे, मतलब इन सब चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें बनाता है, ठीक है ना। और सरकारी व्यय भी यहाँ करता है। सरकारी व्यय से भी घरेलू उद्यम क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में लाभ होते हैं। ऑलराइट, तो आपका 26 क्वेश्चन हो गया। इसी के आगे हम 27 पे भी कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो 27 क्या बोल रहा है, एक मिनट, हाँ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। 2 सूचियां हैं, इस पर सीधा सीधा आ जाइए, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये बोल रहा है बेटा, आपके 3 ऑप्शंस हैं और तीनों ऑप्शंस किस किस इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड हैं। ऑलराइट, तो इसमें पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। ओके, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। तो इसमें क्या होता है बेटा, नेचुरल सी बात है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं क्रिएट करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ये किसने बोला है? से ने बोला है, जेबीसी ने बोला है। वरण अधिमान को व्यक्त करता है। वरण अधिमान, वरण अधिमान किसका है ये देखना है। सबसे पहले हमारा जेबीसी हो गया, तो ए का 1 हो गया, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद जो है आपका श्रम विभाजन बाजार के विस्तार द्वारा सीमित होता है। ये दोनों में हमें थोड़ा सा डाउट है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन के रूप में, जहाँ तक ये आपका वरण अधिमान, ओके, वरण अधिमान एडम स्मिथ से होना चाहिए। एंड सी आपका श्रम विभाजन रिकॉर्ड ओके। लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा हम आंसर देखते हैं आगे। ये देखो बेटा, आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 26। वेट, अच्छा, चार ऑप्शंस थे बेटे। तो हाँ, प्रकट अधिमान बेटा वर्ण वाला तो समुल्सन से है, श्योर जान लो, 100% श्योर, ठीक है ना। अब देखो बेटे, इसमें ऑप्शन यहाँ जो है आपका ए करेक्ट है। अब चूँकि पीछे का ऑप्शन हमारे पास प्रेजेंटली नहीं है, तो अब सीधे एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आगे पीछे इधर उधर जाने में। हमारे पास ऑप्शन है तो सीधा इसी को देख लेते हैं। देखो, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ये जो है जेबीसी ने बोला। वर्ण अधिमान यानी प्रकट अधिमान। प्रकट अधिमान के बारे में आपको हमने पढ़ा रखा है, ठीक है ना। रिवील थियरी मैंने आपको पढ़ा रखा है, प्रेफरेंस थियरी, तो ये सैमुअल्सन ने दिया है, ये आपको मालूम है। श्रम विभाजन बाजार विस्तार के द्वारा सीमित होता है, एडम स्मिथ ने कहा। और लगान की बातें तो रिकॉर्डो ही बोलते हैं। वो हाँ, लास्ट में एक्चुअली चूँकि ये वाला पेज हमने देखा नहीं था, तो ऑप्शन 3 ही दिख रहे थे, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्या हो गया। जब तक पूरा आप नहीं देखते हो तब तक क्लियर, ये तो हमें मालूम है प्रकट अधिमान सैमुअल्सन ने दिया था, लेकिन वहाँ सैमुअल्सन का नाम नहीं था, समझ रहे हैं। एंड अनाज के बाद लगान का नाम ही नहीं तो हम सीधा कनेक्टेड करते, भाई लगान की बातें तो हमने रिकॉर्ड नहीं की है, और सैमुअल्सन जी ये कहते हैं हमारा सारा क्लियर। तो इसमें थोड़ा सा इसीलिए डाउट हुआ, बट इसको प्लीज़ डोंट माइंड, ये सब चीज़ें कोई वो नहीं करती है, असली चीज़ है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये आप सीधा सीधा देख लीजिए। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, जेबी से। वर्ण या प्रकट अधिमान सैमुअल्सन। एंड श्रम विभाजन बाजार विस्तार द्वारा सीमित होता है, ये जो है इन्होंने कहा है, इन्होंने फ्री ट्रेड की बातें की हैं, ठीक है, बाजार को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। एंड अनाज इस कारण महंगा नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज महंगा है, ये रिकॉर्डो साहब ने कहा है। अब आप देख लो अपना, एक मिनट, ये भी इसी समय देख लो। स्थायी आय परिकल्पना। स्थायी आय परिकल्पना क्या होता है बेटा, इसमें भी आपको ऑप्शन में थोड़ा सा आंसर में
हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, तब क्लियर आंसर होगा। स्थायी आय परिकल्पना क्या होता है? फ़िलहाल हम अपना ऑप्शन तो पढ़ ही लेते हैं। स्थायी आय परिकल्पना, दीर्घकालीन कुल औसत उपभोग प्रवृत्ति APC दीर्घकालीन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC के बराबर होती है। ध्यान से सुन लेना, APC MPC के बराबर होती है, पहला ऑप्शन बता रहा है। दूसरा क्या बता रहा है? दीर्घकालीन कुल औसत प्रवृत्ति दीर्घकालीन कुल सीमांत प्रवृत्ति से अधिक होती है। कुल औसत प्रवृत्ति दीर्घकालीन कुल सीमांत प्रवृत्ति से कम होती है। परिवार की आय स्तरों से निरपेक्ष प्रत्येक व्यक्ति की औसत उपभोग प्रवृत्ति समान होती है। तो ये बेटा इसका 28 का आंसर हम जो है आप क्वेश्चन आप नोट कर लो, स्थायी आय परिकल्पना कहीं पेज पे कहीं भी, और उसको हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, ठीक है ना। तब तक हम जो है 29 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 29 क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है? 29 क्वेश्चन ये कहता है बेटा, यदि कीमत स्तर में वृद्धि की प्रत्याशा है तो निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि सीधा आंसर पे आते हैं, पूंजी के भावी प्रतिफल में वृद्धि होगी। कीमत स्तर में वृद्धि की उम्मीद होती है तो निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। भाई जब प्रोड्यूसर को ये मालूम है आगे इसकी कीमत बढ़ेगी तो उसका प्रोडक्शन डेफिनेटली करेगा ही करेगा ना। क्यों करेगा? रीज़न ये है कि पूंजी के भावी प्रतिफल में वृद्धि होगी। ऑलराइट, व्याख्या, यदि कीमत स्तर में वृद्धि की प्रत्याशा है तो निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि पूंजी के भावी प्रतिफल में वृद्धि होगी, उसको लाभ ज़्यादा मिलेगा इसीलिए, ठीक है ना। अब 30th क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट, हाँ रेखा चित्र है बेटा, यहाँ डायग्राम देख लो, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये देखो R1 R2 R3 R4 तरलता पसंदगी सिद्धांत आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपने ग्रेजुएशन 12 से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक समय पढ़े होंगे, PG लेवल पे भी, तो ये आपको मालूम तो होगा ही होगा। ये है कि अभी हमने नहीं पढ़ाया है, जब हमारा चैप्टर आएगा तो उसमें हम क्लियर करेंगे और डिटेल में, ओके। फिलहाल इसको समझ लेते हैं। ये बोल रहा है R1 R2 R3 तरलता पाश को दिखाता है, तरलता जाल, ओके। अब यहाँ देख लो, ये बोल रहा है मुद्रा की अपेक्षा मांग क्या है, तो इसमें सीधा आंसर पे आते हैं सी यानी R3 और R4 क्षेत्र। अब आ जाइए R3 R4 क्या है, ये बेटा R3 R4 क्षेत्र, ये मुद्रा की अपेक्षा मांग को दिखाते हैं। R3 R4 क्षेत्र तरलता पाश की स्थिति दिखाते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में ब्याज की अत्यंत निम्न दर पर मुद्रा की मांग पूर्णतः लोचदार हो जाती है। ये देखिए बेटा यहाँ, ये ना R3 R4 इस क्षेत्र पर यहाँ, ठीक है ना, अत्यधिक लोचदार हो जाती है मांग। यही है आपका तरलता पसंदगी। ब्याज के निम्न स्तर पर भी मुद्रा की मांग पूर्णतः लोचदार हो जाती है। अब देखो कीन्स, ये किसकी थ्योरी तरलता पसंदगी? कीन्स की ही थ्योरी है, तो मालूम है आपको? नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए, ये अपने माइंड में रख लो। अच्छा, कीन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? इसको थोड़ा सा सी ऑप्शन तक दिख रहा है, नेक्स्ट पेज में हम और भी पढ़ेंगे, पर इसको ये ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। कभी भी ये कीन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी इकाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्बचत होने की स्थिति में इकाई से अधिक हो सकती है, कभी भी औसत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए, हो सकती। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का, अच्छा चलो अभी ये नेक्स्ट पेज पे इसको फिर से पढ़ेंगे। यहाँ देखो ये आ गया आपका, आप ये पढ़ चुके थे ना, ब्याज की अत्यंत निम्न दर पर मुद्रा
की मांग पूर्णतया लोजदार होती, किन्स ने कहा। अब 31 उसी क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करेंगे हम। 31 क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? इसमें ये कह रहा है कि किन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, क्वेश्चन नंबर, कभी भी इकाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी एमपीसी कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन देख लो। सॉरी, हाँ एक्चुअली वेदर चेंज हो रहा है ना, थोड़ा सा असर पड़ रहा है। देखो, किन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। किन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी। कुल उपभोग प्रवृत्ति में होने वाले परिवर्तन तथा कुल आय स्तर में होने वाले परिवर्तन के बीच के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी कहते हैं। एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। उपभोग सीमांत प्रवृत्ति धनात्मक होता है। उपभोग सीमांत प्रवृत्ति धनात्मक होता है। एमपीसी का मान 0 से अधिक एवं इकाई से कम होती है। एमपीसी का मान 0 से अधिक और इकाई से कम होती है, अर्थात 0 लेस देन एमपीसी, एमपीसी लेस देन 1। ठीक है ना? ये फॉर्मूले अगर मायने में रखोगे इमीडिएट आपका स्ट्राइक करेगा जब आंसर होगा। यानी ये 0-1 के बीच में होता है। क्या? एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0 से 1 के बीच में होता है, यानी 1 से अधिक नहीं होगा। तो आंसर इसीलिए आपका ये हो जाएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी। एमपीसी का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप देख लीजिए एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है ना? एमपीसी का मान 0 से अधिक इकाई से कम होता है। आय वृद्धि के साथ साथ एमपीसी घटती है। उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग कंज्यूमर, हाँ कंजम्पशन घटेगा ना, आय बढ़ता जाएगा। सिर्फ हम खर्चे ही थोड़ी करें, खर्चे तो ऑलरेडी हमारी चल ही रहे, वो सेविंग में जाएगा, इन्वेस्टमेंट में जाएगा। ठीक है ना? गरीबों की एमपीसी, ये क्वेश्चंस के रूप में अक्सर पूछा जाता है कि आय वृद्धि के साथ साथ एमपीसी घटती है, बढ़ती है, बराबर होती है, कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है ना? और गरीबों की एमपीसी धनिकों की अपेक्षा अधिक होती है, कम होती है, इक्वल होती है, ये सब चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है ना? एमपीसी धनिकों की अपेक्षा अधिक होती है। अतिगुणक से अभिप्राय। अतिगुणक क्या होता है बेटा? अतिगुणक होता है, पहले ही सुन लो, अतिगुणक गुणक और त्वरक की अन्योन्य क्रिया होती है। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, एक तो ये तो हो गया आपका 31-32 क्वेश्चंस, लेकिन हमने इधर भी छोड़े थे क्वेश्चंस, तो इसको थोड़ा सा देख लो। जैसे ये सप्लाई क्रेडिट इट्स ऑन डिमांड तो हो ही चुका था, एंड आपका वर्ण अधिमान सम्योजन ये भी हो चुका था। श्रम विभाजन के विस्तार एडम स्मिथ द्वारा ये भी हो चुका था। लगान के बारे में बात किया था रिकॉर्डर ने, ये भी हो चुका था। हाँ, स्थायी आय परिकल्पना के बारे में हमें थोड़ा सा समझना है। ठीक है ना? स्थायी आय परिकल्पना, दीर्घकालीन औसत उपभोग प्रवृत्ति। अच्छा, इसके मतलब ऑप्शंस हैं, रुक जाओ। तो ये जितने इसके ऑप्शंस हैं यहाँ देखो, देखो स्थायी आय परिकल्पना। स्थायी आय का मतलब क्या होता है? स्थिर आय। ओके, आय स्थिर हो। तो स्थायी आय परिकल्पना के अनुसार दीर्घकालीन कुल औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एपीसी दीर्घकालीन कुल सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी के बराबर होती है। ठीक है ना? अब यहाँ देखो बेटा, आपका आ जाता है स्थायी आय परिकल्पना के अनुसार दीर्घकालीन कुल औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी दीर्घकालीन कुल सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी के बराबर होती है। स्थायी आय परिकल्पना का प्रतिपादन मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्थायी आय परिकल्पना किसका है? तो फ्रीडमैन का है।
स्थायी आय फ्रीडमैन, स्थायी आय फ्रीडमैन, ये माइंड में बार बार रिवाइज करके अपने माइंड में परमानेंट फीड कर लो। स्थायी आय परिकल्पना फ्रीडमैन का है, स्थायी आय परिकल्पना फ्रीडमैन का है, मिल्टन फ्रीडमैन जी का है, ठीक है ना। स्थायी आय फ्रीडमैन। फ्रीडमैन के अनुसार भविष्य में आय की प्रत्याशा भी उपभोग की क्रिया को प्रभावित करती है। स्थायी आय उपभोग पर खर्च की जाने वाली मुख्य आय होती है जो संपत्ति की मात्रा पर प्रभाव नहीं डालती। यह समय की अवधि एवं दूरदर्शिता पर निर्भर करती है। फ्रीडमैन के अनुसार स्थायी आय औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग 3 तत्वों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है बेटे, ये देख लो थोड़ा सा, ये भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, किस चीज़ पर निर्भर करती है, ठीक है ना। ब्याज की दर पर, संपत्ति गैर संपत्ति एवं राष्ट्रीय आय के बीच अनुपात, उपभोक्ता की उपभोग प्रवृत्ति। स्थायी आय परिकल्पना प्रवृत्ति जो है, स्थायी आय, स्थायी औसत उपभोग किस चीज़ पर निर्भर करती है, उपभोग की प्रवृत्ति पर, उपभोक्ता के, एंड संपत्ति गैर संपत्ति आय और राष्ट्रीय आय के बीच अनुपात पर और ब्याज दर पर, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर। चलो ये आपका हो गया 33 क्वेश्चन। फिर आपका आ जाता है अतिगुणक के बारे में, हमने देखा था ना 32 क्वेश्चन नंबर 32 में व्हाट इज अतिगुणक। तो अतिगुणक होता है बेटा, मैंने बता भी दिया था, गुणक एवं त्वरक की अनोनी क्रिया होती है। देखो अतिगुणक का प्रतिपादन किसने किया था, ये भी एक क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है और आगे भी आएगा। तो अतिगुणक की बात किसने की थी, हिक्स महोदय ने, ठीक है ना। और अतिगुणक क्या होता है बेटा, गुणक और त्वरक की अनोनी क्रिया होती है। अतिगुणक इक्वल टू, ये फॉर्मूले भी माइंड में रखना, 1/1 माइनस सी माइनस जी, 1/1 माइनस सी माइनस जी, 1/1 माइनस सी माइनस जी, 1/1 माइनस सी माइनस जी। रट डालना, घोल के पी जाओ, क्योंकि इनका कोई वो नहीं होता, इसमें अंडरस्टैंड करने जैसा कुछ नहीं, इसको समझना पड़ेगा, आपको माइंड में रखना पड़ेगा परमानेंट। इस प्रकार आय पर प्रारंभिक निवेश का कुल प्रभाव मापने के लिए गुणक एवं त्वरक को गणितीय विधि से मिला दिया जाता है, जिसे अतिगुणक कहते हैं। त्वरक गुणक के सम्मिलित प्रभाव को लीवरेज प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। त्वरक गुणक के सम्मिलित प्रभाव को क्या बोलते हैं, लीवरेज प्रभाव। क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकता है कि लीवरेज प्रभाव क्या होता है, तो गुणक त्वरक का सम्मिलित प्रभाव होता है, ठीक है ना। अब देखो किन्स का तरलता पसंदगी अधिमान, ब्याज अधिमान, ब्याज कीन्स के तरलता अधिमान। ब्याज सिद्धांत में मुद्रा वर्तमान और भविष्य के बीच कड़ी के रूप में काम करती है। अब इसमें देखिए सीधा हम ऑप्शन पे ही आएंगे बेटे। कीन्स का प्रकट ये तरलता पसंदगी सिद्धांत या तरलता अधिमान सिद्धांत आपका है, तो ये बोल रहा है ब्याज सिद्धांत में मुद्रा की वर्तमान और भविष्य के बीच कड़ी के रूप में काम करती है। अब इसमें क्या है, कौन सी बातें मतलब करेक्ट हैं, तो इसमें बोल रहा है मुद्रा की अपेक्षा मांग के विषय में। अधिमान सिद्धांत अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा कि मुद्रा की अपेक्षा मांग के विषय में कौन बात करता है, ये जो है आपका तरलता पसंदगी सिद्धांत, तरलता अधिमान सिद्धांत बात करता है। मुद्रा की वर्तमान और भविष्य की कड़ी के रूप में काम करती है, मुद्रा की अपेक्षा मांग के विषय में, ठीक है ना। तरलता पसंदगी अधिमान सिद्धांत में मुद्रा की मांग 3 बातों पर निर्भर करता है। कीन्स ने बताया है, कीन्स ने क्या बताया है, मुद्रा की मांग किस चीज़ के लिए करते हैं, लेन देन, पूर्वोपाय और सट्टा उद्देश्य, ठीक है ना। लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, पूर्वोपाय उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, सट्टा उद्देश्य अपेक्षी के लिए मुद्रा की मांग, जिसमें अपेक्षी मांग भविष्य में पूंजीगत लाभ के लिए रखा जाता है, ठीक है ना। 34 क्वेश्चन है।
तब तक हम इधर का देख लेते हैं थोड़ा सा। एक मिनट। अच्छा, इसका क्वेश्चन 35 34 है। फिर 35 क्वेश्चन हम बाद में थोड़ा सा देखेंगे। एक्सप्लेनेशन लेकिन देख लो बेटा, एक्सप्लेनेशन में ही सारी चीज़ें हैं। अब इसमें बोल रहा है, अच्छा सुमेलित करने के लिए बोल रहा है कि कौन सा युग्म सही है। तो बेटा सीधा आंसर पे ही आ जाओ। ये देख लो, पीछे से आप स्क्रॉल करके क्वेश्चंस ले लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 ले लेना। ओके, एक्सप्लेनेशन इसका देख लो। ब्याज, ब्याज दर एक वास्तविक तत्व है। ये किसने कहा था? नोक्लास्की ने। नोक्लास्की ने बोला, माइंड में थोड़ा सा ना आप ट्रिक लगा के याद किया करो, तभी परमानेंट फीड होगा। ऐसे पढ़ते जाओगे वो माइंड से निकलता जाता है। ब्याज दर वास्तविक तत्व, ब्याज को वास्तविक तत्व किसने बताया? नोक्लास्की ने। अब ये याद कैसे रहेगा? ध्यान से जो वास्तविक, वाह आ गया यहाँ, वाह वास्तविक में वाह और विक, वाह आ गया तो यानी वास्तविक। तो वास्तविक किसने बताया? नव, वाह वाह वाह, नव। बेटे ये थोड़ा सा ट्रिक करना पड़ता है जस्ट अपने आप को समझाने के लिए। ऑलराइट, तो वास्तविक जहाँ वाह है वास्तविक। तो ये इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार, अगर आप के माइंड में आप रट नहीं पाए तो वाह एक माइंड में आप तुरंत आपके ऑप्शंस में जब होगा ना, तो उसमें आपको जो है आंसर तुरंत स्ट्राइक करेगा। अच्छा वाह करके वो मैम ने बताया था या हमने ऐसे पढ़ा था, तो वो माइंड में आ जाता है चीज़ें, ठीक है ना। तो वास्तविक तत्व नोक्लास्की अर्थशास्त्र। ब्याज दर एक वास्तविक तत्व है, नोक्लास्की अर्थशास्त्र। ब्याज दर एक मौद्रिक तत्व है, मौद्रिक तत्व। मुद्रा, मौद्रिक तत्व किसने कहा? कीन्स ने। वास्तविक किसने कहा? नोक्लास्की ने। सुन लो ध्यान से, वाह आ गया नोक्लास्की, वास्तविक स भी आ गया, स क्लास्की में भी है, ठीक है ना। वास्तविक तत्व नोक्लास्की। मौद्रिक तत्व कीन्स, मौद्रिक तत्व कीन्स। मौद्रिक का मौद्रिक से का ले लो, कीन्स के नाम से का ले लो, का मौद्रिक तत्व कीन्स। ब्याज दर बचत स्तर को निर्धारित नहीं करती। कैम्ब्रिज ने ब्याज दर को खलास कर दिया। उन्होंने बोला बचत स्तर को निर्धारित नहीं करती। तो कैम्ब्रिज ब्याज बचत को बा, कैम्ब्रिज में बा आ गया और बचत में बा आ गया। तो ब्याज बा की बात करें, ब्याज बचत को निर्धारित नहीं करती कैम्ब्रिज। घटी हुई ब्याज दरें अपने साथ ऐसी उत्पादन प्रक्रियाएं लाती हैं जो अत्यधिक घुमावदार होती हैं। घुमावदार की बात किसने की थी? बॉम बावर्क। अब ये कैसे आप याद रखोगे? ब्याज दरें अपने साथ ऐसी प्रक्रियाएं लाती हैं जो अत्यधिक घुमावदार होती। घुमावदार माँ है, यहाँ देखो घुमावदार, माँ और वाह दोनों में है, तो यहाँ भी माँ और वाह की बात है। माँ, बाम से माँ ले लो और बावर्क से वाह ले लो। ये कोई तरीका नहीं है, मतलब कोई कोई टेक्निक नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है लर्न करने का। ये जस्ट अपने आप को समझाने के लिए पर्सनल। इफ़ यू मतलब अगर आपको समझ में आता है तो आप एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग लर्न कीजिए, क्योंकि सही ऑप्शन पे टिक तो हमें करना ही पड़ेगा, तभी हमें मार्क्स मिलेगा। ऑलराइट, अब देखिए बेटा आपका आ जाता है 36 क्वेश्चन। ये क्या बताता है? 36 क्वेश्चन कहता है कथन, इसमें बेटे कथन है और रीज़न है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो आपका वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग और समग्र आपूर्ति में वृद्धि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। वस्तुओं सेवाओं की समग्र मांग और समग्र आपूर्ति में वृद्धि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। राष्ट्रीय आय मौद्रिक रूप में समग्र उत्पादन का मूल्य दर्शाती है। समझ में आ रहा है आपको? वस्तुओं सेवाओं की समग्र मांग समग्र पूर्ति में वृद्धि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। मांग और पूर्ति, समग्र मांग
और समग्र पूर्ति में वृद्धि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हैं। राष्ट्रीय आय मौद्रिक रूप में समग्र उत्पादन का मूल्य दर्शाता है। तो ये आंसर पे सीधा आते हैं हम। आंसर इसमें बी सही है। बी यानी ए आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। क्यों सही व्याख्या नहीं करता ये भी थोड़ा समझ लो। क्योंकि यहाँ वस्तुओं और सेवाओं की समग्र आय समग्र पूर्ति में वृद्धि के बारे में बात किया गया है, जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। लेकिन यहाँ क्या बात किया गया, राष्ट्रीय आय मौद्रिक रूप में समग्र उत्पादन का मूल्य दर्शाती है। इसमें राष्ट्रीय आय के बारे में बात की गई है। और इसमें क्या बताया गया है कि वस्तुओं सेवाओं का के समग्र मांग और पूर्ति का राष्ट्रीय में क्या फ़र्क पड़ता है, वृद्धि होती है कि वृद्धि नहीं होती। ठीक है ना, सही तो दोनों हैं, लेकिन ये आर जो है इसका ए का व्याख्या नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक अलग पॉइंट अलग चीज़ें बता रहा है ये। ओके, इसमें एक्सप्लेनेशन करने जैसा कुछ नहीं है। इसमें वही आंसर ही सीधा बता रहा है कि इस दोनों सही है, इसका व्याख्या नहीं करते। तो आगे चलते हैं हम। ये थोड़ा सा देख लो और 37 क्वेश्चन का डिटेल नेक्स्ट पेज में होगा। ठीक है ना, पर क्वेश्चन तो हम रीड कर ही लेते हैं। तो निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। हम विचार करना शुरू करते हैं। ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास के चैप्टर से। आर्थिक विकास अनवरत प्रक्रिया है, अल्पकालीन है, दीर्घकालीन है। ठीक है ना। अब इसमें जो है आपका कि कौन सा ऑप्शन जाएगा ये हम आगे देखेंगे। यहाँ देखो आ ही गया। पहले 37 पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर अदर क्वेश्चंस पे आएंगे। ओके, देखो बेटा, यहाँ देखो आर्थिक विकास अनवरत है, अल्पकालीन है, दीर्घकालीन है। तो आर्थिक विकास आप जानते हैं ना कंटिन्यू चलता है। डेवलपमेंट वैसे भी देखो आप आर्थिक विकास का छोड़ ही दो, मानव विकास का ही ले लो, ह्यूमन डेवलपमेंट, तो अनवरत होता है, निरंतर चलता है। तो विकास शब्द जहाँ आ गया वहाँ निरंतरता डेट श्योर है। ठीक है ना। तो अनवरत प्रक्रिया है, ये बात सही है, 100% सही है। अल्पकालीन है, बिल्कुल अल्पकालीन नहीं है, तो लॉन्ग टर्म है। प्रोसेस एक दिन का, एक महीने, एक साल का, एक 6 महीने का नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो दीर्घकालीन प्रक्रिया है। ऑलराइट, व्याख्या। आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना है। आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना है। आर्थिक विकास वह सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना है। आर्थिक विकास वह सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में निरंतर दीर्घकालीन वृद्धि होती है। देखा आपने, निरंतर और दीर्घकालीन। ठीक है ना। इससे आर्थिक विषमता में कमी, सामान्य जनता की जीवन स्तर एवं कल्याण में सुधार होता है। परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। मायर वाल्डविन ने कहा है। मायर वाल्डविन का ये डेफिनेशन है, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है कि इसमें डेफिनेशन भी है। ये डेफिनेशन भी रट्टा मार लेना। ठीक है ना। रट्टा मारने का इन द सेंस होता है एक कीवर्ड आप ढूंढिए और उस कीवर्ड को इस नेम से कनेक्ट कर दीजिए, बस तो पूरा समझ में आ जाएगा। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, इन्होंने किसके बारे में बात किया, आर्थिक विकास के बारे में, जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इन्होंने भी दीर्घकाल की बात की, आर्थिक विकास को दीर्घकाल से कनेक्ट किया और बताया कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। करेक्ट। हम दूसरे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं बच्चे। ये देखो इस पे आ जाते हैं। ये आपका सट्टा उद्देश्य, पूर्व पाय उद्देश्य और अपेक्षित मुद्रा के लिए मांग, ये तो हो ही चुका था आपका 33 क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं हम। इसमें बोला 1971 में 1971 में निवल घरेलू उत्पाद उसी वर्ष के प्रचलित कीमत पर आकलित किए जाने पर 34,368 करोड़ रुपये था। और फिर जो है 1976 यानी 76 और 77 में निवल घरेलू उत्पाद उस वर्ष प्रचलित कीमतों पर 66,561 करोड़ था।
पर 1970-71 की कीमत पर 40,395 करोड़ रुपए था। वास्तविक निवल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, ये बेटा बोल रहा है आपका वास्तविक घरेलू उत्पाद में वृद्धि। हम सीधे आंसर पे आते हैं, तो इसमें आंसर आपका है 31, यानी 31,193 करोड़। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा देखो कैसे है, एक्सप्लेनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1970-71 में निवल घरेलू उत्पाद 34,368 था। 76-77 में 40,395 है। तो वास्तविक निवल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितना हुआ, यही तो पूछ रहा है। तो वेरी सिंपल, आप 76-77 का वाला पोर्शन ज़्यादा है ना, और 70-71 का कम है, तो इसमें से ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो और आपका आंसर सीधा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये 627, हाँ इट वाज बाय मिस्टेक, सॉरी बेटा, मैंने 31,000 बोल दिया था। सही ऑप्शन आपका 627 करोड़ रुपए है। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है, वो जस्ट बाय मिस्टेक निकल गया था। आई वुड लाइक टू से सॉरी। एंड चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। अब ये तो बच्चे आप इसको जो है जानने की कोशिश करना। पहले मौद्रिक तत्व देख लो। ब्याज दर वास्तविक, मैंने ध्यान से सुनना बेटा, ब्याज दर वास्तविक तत्व 9 क्लास की, ब्याज दर मौद्रिक तत्व है, ये किसने कहा। ब्याज दर बचत स्तर को निर्धारित नहीं करती, ये किसने कहा। घटी हुई ब्याज दरें अपने साथ ऐसी प्रक्रिया लाती हैं जो अत्यधिक घुमावदार होता है। ये क्वेश्चन तो आई थिंक हमने लास्ट में कर रखा था ना। अच्छा, बाम वर्क, ठीक है ना, हाँ ये कर रखा था हमने, ठीक है ना। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन सा सही सुमेलित है, तो ये हम आंसर पे 35 पे नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, देन विल डिस्कस अबाउट दिस 35। रुक जाओ, ये 35, एक मिनट 35 है, थोड़ा सा इधर आ जाओ। 36, 37, ये देखो, ये तो हो चुका था बच्चे, यहाँ देखो देखो देखो, सी 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 सी, यही बता रहा है ना कि ब्याज दर वास्तविक तत्व है 9 क्लास की, मौद्रिक तत्व है कीन्स। मौद्रिक तत्व किसने बोला था, कीन्स ने बोला था। ब्याज दर वहाँ मार्शल था ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन मार्शल, इसलिए कीन्स को आप वो करना, कौन सा सही सुमेलित है ये पूछेगा ना। ठीक है ना, ब्याज दर बचत को निर्धारित नहीं करती कैम्ब्रिज, और घुमावदार होता है बामवर्क। ये तो हो ही चुका था। चलो आप आ जाओ इधर 39 पे, क्वेश्चन नंबर 39। एक मिनट, 38 का क्वेश्चन थोड़ा सा देखो। क्वेश्चन नंबर 38 का क्वेश्चन देख लो, फिर उधर से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वह सूचक जो आयु संभाविता साक्षरता के सामाजिक सूचकों का मूल आय के उस माप से सम्मिलन करता है जो लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त क्रय शक्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित है, कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको देख लो।
हाँ थोड़ा ब्लर है बेटा, बट आई विल रीड इट ना, है इशू आया है थोड़ा सा, आई कैन अंडरस्टैंड। वह सूचक जो आयु की संभाविता, साक्षरता के सामाजिक सूचकों का मूल आय के उस माप से सम्मिलन करता है जो लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त रूप से व्यक्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित है, उसे क्या बोलते हैं? मानव विकास सूचकांक। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, ठीक है ना। 39 देख लो, सूची है, सूचियाँ अब इसमें डायरेक्ट सूची पे ही आते हैं हम। पूंजी की अंतर्लयन क्षमता, पहला। दूसरा प्रौद्योगिकी द्वयात्मकता, तीसरा अनुमेय बाध्य अनुक्रम, चौथा जीवन की भौतिक गुणवत्ता। अब इसमें बता रहा है कि सीधा आंसर पे आइए, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बी क्या बोल रहा है, यानी ए, पूंजी की अंतर्लयन क्षमता। अंतर्लयन क्षमता आपका बताते हैं आपके कैलस्की, एम कैलस्की बोलते हैं अंतर्लयन क्षमता के बारे में। प्रौद्योगिकी द्वयात्मकता की बात करते हैं हिगिंस, बी हिगिंस। और जीवन की भौतिक गुणता का सूचक है, जीवन की भौतिक गुणता का सूचक है डी मॉरिस। और अनुमेय बाध्य अनुक्रम वो जो है हर्शमैन बताते हैं, ठीक है ना। और आपका आता है जीवन की भौतिक गुणता का सूचक है डी मॉरिस, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए वही चीज़ जो हमने बताई वही ये बता रहे हैं। पूंजी की अंतर्लयन क्षमता, एम कैलस्की। इसको बेटे याद करना पड़ेगा, इसको कोई ट्रिक नहीं होता, बस हाँ यही कर सकते हो आप किसी से, जैसे शब्दों से, पॉइंट से, बिंदु से, मतलब ऐसे ही जस्ट समझने के लिए, पर ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, ये जस्ट एक अपने आप को समझाने का है ताकि जब आपके सामने पेपर आए तो उस चीज़ को लेकर आप सही आंसर पे टिक कर सको, दैट्स इट। बाकी लर्न ही करना पड़ेगा। पूंजी की अंतर्लयन क्षमता, एम कैलस्की। प्रौद्योगिकी द्वयात्मकता, हिगिंस। अब उसके बाद अनुमेय बाध्य अनुक्रम, हर्शमैन। और जीवन की भौतिक गुणता का सूचक डी मॉरिस। अब इसको अगर ट्रिक के रूप में देखें तो कैसे हो पाएगा, देखते हैं। पूंजी की अंतर्लयन क्षमता, पूंजी की अंतर्लयन क्षमता यानी कैलस्की। एम क्षमता में माँ आ गया, ऐसे ही जोड़ो, ये मतलब बेवकूफ़ी वाला एक चीज़ है, बट जस्ट मैं बोल रही हूँ, आपको समझ में आएगा, समझना नहीं, अपने अकॉर्डिंग बना लो ट्रिक्स यार, पढ़ना है आपने, है ना। तो अंतर्लयन क्षमता, ला इसमें आ गया अंतर्लयन में, ठीक है ना। और आपका आ गया क्षमता, माँ, ठीक है ना, एम एल, अंतर्लयन क्षमता, पूंजी की अंतर्लयन क्षमता हो गई। प्रौद्योगिकी द्वयात्मकता, इसमें कोई ट्रिक नहीं समझ में आ रहा है मुझे। बी द्वयात्मकता, हिगिंस, सीधा सीधा याद कर लो। अनुमेय बाध्य अनुक्रम, हर्शमैन, एओ हर्शमैन, एओ अनुक्रम, अनुक्रम, अनुमेय बाध्य अनुक्रम। तो ये बेटा अ दोनों है, ओ आ गया अ हिंदी में, अगर उसमें ओ रहेगा तब तो नहीं करना, ठीक है ना। हर्शमैन, ठीक है ना। जीवन की भौतिक गुणता का सूचक, जीवन की भौतिक गुणता आ गया डी मॉरिस। भौतिक गुणता के बारे में बात करते हैं, डी मॉरिस। आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन ही पढ़ पाएंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 40 देखिए बेटा, आपूर्ति की ओर से बिग पुश सिद्धांत के पक्ष में तर्क जुड़ा हुआ है।
आपूर्ति की ओर से बिग पुश सिद्धांत के पक्ष में तर्क जुड़ा हुआ है। सिर्फ ऑप्शन देख लो, ये मतलब पॉइंट्स देख लो क्या बोल रहा है। बाजार के छोटे आकार के कल्पित अस्तित्व के साथ, बाह्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ और अविभाज्यताओं के अस्तित्व के साथ। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफ स्टडी करेंगे इसका। तब तक हम इधर के क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़ा। देखो, अच्छा है, एक मिनट, ये 40 है, रुक जाओ देखते हैं। 42, 41, 42 का अच्छा एक्सप्लेनेशन है। फिर भी डिटेल तो बाद में देखेंगे, तब तक देख लो ऐसी वस्तुओं की पूर्ति अविभाज्यता। प्रायः अल्पकालीन देशों में उत्पादन फलन की अनेक अविभाज्यताएं पाई जाती हैं, जिसमें सामाजिक उपरिव्यय की पूर्ति अविभाज्यता प्रमुख है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 41, W रोस्टो ने समृद्धि के चरणों के बारे में बात की है। समृद्धि के चरणों में परिपक्वता की ओर चालन का चरण, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। उत्कृष्ट अवस्था चारण के बाद आता है। समृद्धि के चरणों में परिपक्वता की ओर चालन, परिपक्वता कब आती है? जब समृद्धि हो जाएगी तभी तो परिपक्वता आएगा, है ना। अब यहाँ देखो, रोस्टो ने अपनी पुस्तक के बारे में भी याद कर लेना। ये पुस्तक किसने लिखी है? बुक्स जरूर याद कर लेना। इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन देता है, उसमें कुछ घुमाने का नहीं होता। ये बुक किसकी है? रोस्टो की बुक कौन सी है? स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टो, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टो, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टो, ये माइंड में रख लो। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टो। आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। परंपरागत अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, आत्मस्फूर्ति के पूर्व, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था और अत्यधिक उपभोग की अवस्था। अब इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि परंपरागत, आत्मस्फूर्ति से पूर्व, आत्मस्फूर्ति, परिपक्वता, उपभोग। परंपरागत, स्फूर्ति से पूर्व, स्फूर्ति, परिपक्वता, उपभोग। जस्ट एक ट्रिक के रूप में एक शब्द सबका उठा लो, पिक करो और याद कर डालो। और इनका बुक क्या है रोस्टो का? द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेजेस के बारे में बताए हैं। इसमें सीधा आपका क्या बोल रहा है? परिपक्वता की अवस्था। यहाँ सीधा देख लो, परिपक्वता की अवस्था ये देखो, है ना। ये कब आई है? आत्मस्फूर्ति के बाद आई है, ठीक है ना। तो ये आपका उत्कृष्ट अवस्था यानी आत्मस्फूर्ति की अवस्था के बाद आता है। ये आपका हो गया। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं हम। फ्रेडरिक डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे, तब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। फ्रेडरिक लिस्ट के अनुसार विकास के विभिन्न चरणों का अनुक्रम। विकास के विभिन्न चरणों का अनुक्रम क्या है बेटा? वन्य पशुचारण, कृषि विनिर्माण, वाणिज्य। अब देखो, फ्रेडरिक लिस्ट के अनुसार विकास के विभिन्न चरणों का अनुक्रम क्या होता है बेटा? सबसे पहले वन्य आता है, फिर वन अवस्था, जंगल का अवस्था जो होता है, फिर पशुचारण का अवस्था आता है, फिर कृषि आता है, फिर कृषि विनिर्माण आता है, फिर विनिर्माण आता है, फिर वाणिज्य आता है। रट डालो फ्रेडरिक लिस्ट, ऐसे फ्रेडरिक का नाम डालो और रट डालो। वन्य विकास, पशुचारण, कृषि प्रारंभिक विकास, कृषि विनिर्माण, वाणिज्य। रट डालो। फ्रेडरिक ने क्या बोला? फ्रेडरिक ऐसी, फ्रेडरिक वन्य पशुचारण, कृषि विनिर्माण, वाणिज्य, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 43। सो बेटे, दिस इज़ ऑल अबाउट हमने आज 42 क्वेश्चंस कवर किए हैं। और 42 क्वेश्चंस के बाद अभी नेक्स्ट हम जो है 42 क्वेश्चंस के बाद ही मतलब आगे के क्वेश्चंस करेंगे 43 से, ठीक है ना।
and this is all about for